बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज का जो ट्यूटोरियल सेशन है ये स्मार्ट पीएलएस पे क्वांटिटेटिव डाटा का एनालिसिस कैसे करते हैं उस चीज़ पे बेस करता है। और जो क्वांटिटेटिव डाटा पे एनालिसिस की ये पहले हमने आपको सिखाया था कि एसपीएसएस पे कैसे एनालिसिस करते हैं। वो आप वीडियो देख सकते हैं राइट नाउ। उसका एक वीडियो लिंक भी ऊपर मौजूद है स्क्रीन पे, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको उसी एसपीएसएस डाटा को देन एडवांस्ड सॉफ्टवेयर यानी कि एसपीएसएस अमॉस पे एनालाइज करना सिखाया। राइट नाउ आप ऊपर उसका भी लिंक देख सकते हो, उसको क्लिक करके आप उस वीडियो तक जा सकते हो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा। आज के सेशन के अंदर हम स्मार्ट पीएलएस के थ्रू क्वांटिटेटिव डाटा का एनालिसिस करने लगे हैं, जो एक मॉडल बेस्ड स्टडी होती है। इससे पहले एक वीडियो के अंदर हम ये बता चुके हैं कि अगर आपने अमॉस और स्मार्ट पीएलएस में से एक सॉफ्टवेयर चूज़ करना हो तो उसकी कौन सी 8 रीजंस हो सकती हैं जो उस चीज़ को डिफरेंशिएट करती हैं। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। राइट नाउ ऊपर अपीयर हो रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आप वो पहले नहीं देख चुके तो आपके लिए देखना बेनिफिशियल होगा। एनी हाउ, आज के दिन हम क्या नाम है स्मार्ट पीएलएस के ऊपर एनालिसिस करेंगे। जो हमारे पास मॉडल मौजूद है वो बिल्कुल सामने है। इसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एचआरएम प्रैक्टिसेस के नाम से, दो मीडिएटिंग वेरिएबल हैं नॉलेज शेयरिंग और इनोवेटिव वर्क बिहेवियर के नाम से, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है प्रोडक्ट इनोवेशन के नाम से। हम इस मॉडल को एनालाइज करेंगे। लेटर ऑन इनमें से एक वेरिएबल को हम मॉडरेटर भी बना लेंगे ताकि मॉडरेटिंग रोल को कैसे एनालाइज किया जाता है ये भी देख सकें। तो अभी अभी ही उस चीज़ को बना लेते हैं। लेट्स सपोज के हमारे पास जो नॉलेज शेयरिंग है वो मॉडरेटर भी है, और वो मॉडरेटर है प्रोडक्ट इनोवेशन और इनोवेटिव वर्क बिहेवियर के दरमियान। वो मॉडरेटिंग रोल भी प्ले कर रहा है। मीडिएटर तो वो है ही एचआरएम प्रैक्टिसेस और प्रोडक्ट इनोवेशन के दरमियान, लेकिन वो नॉलेज जो इनोवेटिव वर्क बिहेवियर और प्रोडक्ट इनोवेशन के दरमियान मॉडरेटिंग रोल भी प्ले कर रहा है। हम फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस इस रिलेशनशिप को भी गेज कर लेंगे, इस रिलेशनशिप को भी मैनेज कर लेंगे। ये हमारे पास आज का मॉडल है जिसको हम एनालाइज करने जा रहे हैं। सो आप पहले स्मार्ट पीएलएस 4 की इंस्टॉलेशन की वीडियो देख चुके होंगे। उसका लिंक भी इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा ताकि आप स्मार्ट पीएलएस को इंस्टॉल कर सकें। 30 डेज़ का ट्रायल वर्जन इंस्टॉल हो सकता है। उसके अलावा स्टूडेंट वर्जन के अंदर बहुत लिमिटेड फीचर होते हैं। अगर आपका 100 से ज़्यादा सैम्पल साइज़ है तो आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। और जो प्रोफेशनल वर्जन है उसकी कॉस्ट है, सर्टन कॉस्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। स्टूडेंट्स के लिए कंपैरेटिवली कॉस्ट कम भी है। अगर आपके पास कुछ सर्टन प्रोजेक्ट्स हैं और आप एक महीने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो तकरीबन उसकी कॉस्ट आपको पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 5,500 रुपये ईयर करना पड़ती है। एनी हाउ, तो अब एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमें इसका डाटा चाहिए इस मॉडल के अगेंस्ट। इसका क्वेश्चन डेफिनेटली होगा। हम इमेजिन करके चल रहे हैं कि एचआरएम प्रैक्टिसेस के 11 क्वेश्चंस हैं, नॉलेज शेयरिंग के जो आइटम्स हैं वो 5 हैं, इनोवेटिव वर्क बिहेवियर की जो आइटम्स हैं वो 7 हैं, और प्रोडक्ट इनोवेशन की जो आइटम्स हैं वो भी 5 हैं। 5 आइटम्स इसकी हैं, 5 आइटम्स इसकी हैं, 7 आइटम्स इसकी हैं और 11 आइटम्स इसकी हैं। हमने इसके अकॉर्डिंगली एक डाटा सेट तैयार किया हुआ है आपको दिखाने के लिए ताकि आपको एक अच्छा एनालिसिस सिखाया जा सके। सो मूव करते हैं अपनी एसपीएसएस शीट की तरफ। सबसे पहले एसपीएसएस शीट को ओपन करते हैं ताकि ये पीएलएस सैम्पल फाइल के नाम से एसपीएसएस की शीट है जिसके अंदर हम ऑलरेडी डेटा एंटर कर चुके हैं। जेंडर, एक्सपीरियंस, एज, सेक्टर और एजुकेशन, ये 5 आपके पास डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं। एचआरएम प्रैक्टिसेस के 11 क्वेश्चंस हैं। नॉलेज शेयरिंग के हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। इनोवेटिव बिहेवियर के 7 क्वेश्चंस हैं, और जो प्रोडक्ट इनोवेशन है उसके 5 क्वेश्चंस हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जब हमने स्मार्ट पीएलएस के ऊपर कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस या स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडलिंग रन करना होती है तो हमें वेरिएबल ट्रांसफॉर्म नहीं करने पड़ते। एसपीएसएस में एनालिसिस के लिए हमें ट्रांसफॉर्म करने पड़ते थे। हमें अमॉस के लिए भी ट्रांसफॉर्म वेरिएबल चाहिए होते थे। लेकिन जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं स्मार्ट पीएलएस के ऊपर, हमें वो वेरिएबल ट्रांसफॉर्म नहीं चाहिए होते, तो हमें सिंपल यहाँ तक ही डेटा एंट्री चाहिए होती है। अगर आपको ये नहीं पता कि ये किस तरह से बनती है, सारी वेरिएबल डिज़ाइन होते हैं, आप एसपीएसएस वाली वीडियो देख सकते हैं। डाटा व्यू में जाके देखते हैं कि सैम्पल साइज़ इसका कितना था। सैम्पल साइज़ हमारे पास इस डाटा के अगेंस्ट
तकरीबन 312 रिस्पोंडेंट्स का डाटा हमारे पास मौजूद है, 312 रिस्पोंडेंट्स का। और ये हमारा सैम्पल साइज़ है और ये सारा डाटा एंटर हो चुका हुआ है। ये आपको पहले एसपीएसएस वाली वीडियो के अंदर सिखाया जा चुका है कि इस डाटा की एंट्री किन बेसिस पे करते हैं, किस तरह से करते हैं। जब हमने स्मार्ट पीएलएस के ऊपर इस डाटा को लेके जाना होता है तो स्मार्ट पीएलएस के प्रीवियस वर्जन्स के अंदर ज़रूरी था कि आप फाइल में जाके सेव एज़ करें और इसको सेव करें कॉमा डिलिमिटेड CSV के फॉर्मेट के अंदर। लेकिन क्योंकि वो पहले इसी फॉर्मेट के अंदर फाइल को रीड कर सकता था, लेकिन जो स्मार्ट PLS 3 था या 3.5 था वो फिर एक्सेल की फ़ाइल को भी सिंपली रीड करने लग गया। और अब मेरे ख्याल से स्मार्ट PLS की जो लेटेस्ट वर्जन है वो SPSS की फ़ाइल को भी रीड कर लेते हैं, इसलिए हम इसे किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर सेव नहीं कर रहे। मेरे पास ये फ़ाइल ऑलरेडी PLS सैम्पल फाइल के नाम से सेव है, तो आपको भी ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। ये एनालिसिस की फ़ाइल हमारे पास मौजूद है, हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, सारे वेरिएबल का डाटा वगैरह मौजूद है। तो सबसे पहले ओपन करते हैं स्मार्ट PLS को। जब मैं स्मार्ट PLS को ओपन करता हूँ, स्मार्ट PLS 4 को, स्मार्ट PLS 4 को जब ओपन कर रहे हैं तो स्मार्ट PLS 4 को ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। शायद आपका इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि पहली मरतबा जब आप यूज़ करते हैं तो एक वर्क स्पेस क्रिएट नहीं हुई होती। स्विच करता हूँ मैं, शायद ओके। अगर आप पहली मरतबा चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही होगी चूज़ वर्क स्पेस की, चूज़ वर्क स्पेस की ऑप्शन आ रही होगी, आपने उस पर क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हमने एक फ़ोल्डर तैयार कर लेना है स्मार्ट PLS का, जिसके अंदर हमारे सारी की सारी चीज़ें स्मार्ट PLS की भरी होंगी। फॉर एग्जांपल मैं डॉक्यूमेंट्स में आता हूँ एंड मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ प्रैक्टिस। मुझे न्यू फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसका नाम रख रहा हूँ प्रैक्टिस स्मार्ट PLS। जब तक आप चूज़ वर्क स्पेस को क्लिक करके इस तरह का एक फ़ोल्डर नहीं किसी जगह पे बनाएंगे, जब हमें बना लेना है तो हमने उस फोल्डर के अंदर नहीं जाना, हमने सिंपली उसको सेलेक्ट करना है और उसको सेलेक्ट फोल्डर प्रेस कर देना। तो मेरे पास एक वर्क स्पेस क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह से सेम आपके पास आ रहा होगा। ये कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहें तो इंस्टॉल करके डाउनलोड कर सकते हैं, ओपन होंगे, अदरवाइज़ इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये जस्ट एग्जांपल्स हैं कि किस तरह का लगता है एक स्मार्ट PLS का प्रोजेक्ट। एनीहाउ अगर हमने जिस मॉडल का एनालाइज करना है, जो मॉडल हमारे पास यहाँ मौजूद है, उसकी SPSS फाइल देख चुके हैं और हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो हमें एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा और हम उसका नाम रखते हैं उस्मान तारिक PLS। तो उसका ये मैं प्रोजेक्ट का नेम क्रिएट कर रहा हूँ। कोई भी आपका क्लाइंट का नेम हो सकता है, आपके मॉडल में से किसी वेरिएबल का नेम हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो आपके पास नेम्स हो सकते हैं। जैसे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो प्रोजेक्ट आपके पास यहाँ अपीयर हो जाएगा। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को एक डाटा फाइल चाहिए, आप इंपोर्ट डाटा फाइल करते हैं। वो डाटा फाइल जो आपने यूज़ करनी है, जिसको एनालाइज करना है, जैसा मैंने बताया कि अब ये उस फाइल को भी एक्सेप्ट कर लेता है जो XPSS का फॉर्मेट हो। तो मैं एक XPSS वाली फॉर्मेट की फाइल चूज़ कर रहा हूँ, जिसको मैंने PLS सैम्पल फाइल का नाम दिया हुआ, और मैं इसको ओपन करता हूँ। जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो मुझे बता रहा है कि 312 केसेस हैं, 312 जो इसमें हैं रिस्पोंडेंट्स हैं, 33 इंडिकेटर्स हैं इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक्स, 33 क्वेश्चंस मौजूद हैं और ये सारे का सारा डाटा हमें यहाँ पे शो कर रहा है। हम यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं यही हमारा डाटा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे मिसिंग वैल्यू ट्रीटमेंट भी गिवन है। अगर आप मिसिंग वैल्यू को किसी तरीके से ट्रीट करना चाहें तो आप यहाँ पे उसके मतलब इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हमारा ये मेजर कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम अपने मिसिंग वैल्यूज़ वाले ट्रीटमेंट को SPSS की फ़ाइल के अंदर ही ठीक कर लेते हैं। एनी हाउ हम डाटा को इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, डाटा इंपोर्ट हो जाता है। जैसे हमारे पास डाटा इंपोर्ट होगा, आपके लैपटॉप की स्पीड के हिसाब से ये चीज़ शो होगी, थोड़ा टाइम ले सकती है, तो उसके लिए वेट करना है। ये वो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का टेबल है, आप देख रहे हैं कि इसमें मिसिंग वैल्यूज बता रहा है, मीन बता रहा है, मिनिमम एंड मैक्सिमम की वैल्यू बता रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व मिनिमम एंड मैक्सिमम की वैल्यू बताई जा रही है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताई जा रही है, स्क्यूनेस बताई जा रही है। लेकिन ये वेरिएबल वाइज नहीं है, इंडिविजुअल आइटम वाइज तमाम की तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं। एनी हाउ हमने इसको कॉपी टू एक्सेल कर लेते हैं, कंटेंट कॉपी टू एक्सेल। हम एक एक्सेल की फ़ाइल ओपन रखेंगे ताकि हम जो जो चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे लेके जाना चाहते हैं वो हम लेके जा सकें। मैं एक एक्सेल की फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ।
और ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने शीट 1 में मैंने पहला टेबल पेस्ट कर दिया। लेटर ऑन मैं अपनी रिपोर्टिंग के अंदर इसको यूज़ करूँगा जब मैंने इसको अपनी वर्ड की फाइल में लेके जाना होगा। फिर मैं यहाँ पे प्लस करके शीट 2 रेडी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। एनी हाउ ये चीज़ हो गई हमारे पास। हम बैक पे आते हैं और अब हमने एनालिसिस शुरू करना है। हमने कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस रन करना है। कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस रन करने के लिए हम यहाँ पे क्रिएट मॉडल के बटन को क्लिक करेंगे। क्रिएट मॉडल का जब बटन क्लिक कर रहा हूँ तो मॉडल टाइप पूछ रहा है, तो हम PLS सेम इसमें चूज़ कर लेंगे। हम फाइल को कोई नेम दे देंगे। हम इसको उस्मान तारिक CFA का नाम दे रहे हैं क्योंकि पहले हम CFA रन करेंगे, मेजरमेंट मॉडल रन करेंगे, इसलिए मैं उसको इस नाम के साथ सेव करने लगा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से फ़ाइल का नाम ज़रूर चूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। मैं इसको सेव करता हूँ तो मेरे पास ये विंडो एक ओपन हो गई हुई है। इस विंडो के अंदर ये हमारे पास वर्किंग स्पेस है, ये हमारा डाटा सारे का सारा शो हो रहा है और ये ऊपर कुछ टूल्स हैं जिनके थ्रू हम काम कर सकते हैं। ओके, सो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पे अपना मॉडल क्रिएट करना है जिस तरह हमने अमॉस के ऊपर भी किया था। याद रखिएगा कि अमॉस में मॉडल क्रिएट करना मुश्किल होता है बहुत, यहाँ पे मॉडल क्रिएट करना बहुत आसान है। मैं सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस तरह का बॉक्स आ जाएगा। मैं अपने पहले वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ जो कि है मेरे पास HRM प्रैक्टिसेस। मैं एंटर के बटन को प्रेस करूँगा तो मेरा वेरिएबल क्रिएट हो गया। लेटेंट वेरिएबल ये मेरा क्रिएट हो गया हुआ। मैं डबल क्लिक करूँगा और मेरा नेक्स्ट वेरिएबल मुझे चाहिए था नॉलेज शेयरिंग। एंटर के बटन को प्रेस करूँगा, वो क्रिएट हो जाएगा। डबल क्लिक करूँगा तो मुझे नेक्स्ट वेरिएबल चाहिए था इनोवेटिव वर्क बिहेवियर, वो भी क्रिएट हो गया एंटर दबाने से। और जो मुझे लास्ट वेरिएबल रिक्वायर्ड है वो डबल क्लिक करूँगा, उसका नाम है ग्रीन प्रोडक्ट, मैं उसका शॉर्ट नाम ग्रीन इनोवेशन रख लेता हूँ और मैं एंटर के बटन को प्रेस कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इनको थोड़ा सा सेट कर लूँगा। अनलाइक अमॉस यहाँ पे किसी ट्रक के बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद हो जाएगा। मैं इसको सिंपली सेट कर रहा हूँ। ये आपको बताएगा ये अलाइंड है, ग्रीन लाइन आ जाएगी। ये आपको बताएगा कि इस टाइम ये अलाइंड है, ग्रीन लाइन आ जाएगी। एनी हाउ अब मैंने इसके अंदर आइटम्स इंसर्ट करनी है तो मैं सिंपली अपनी पहली आइटम पे क्लिक करूँगा, शिफ्ट के बटन को प्रेस कर रहा हूँ और मैं ड्रैग डाउन करूँगा। जितनी भी इसके आइटम्स हैं 11 आइटम्स हैं। जब ये सिलेक्ट हो जाएंगी तो मैं इनको पिक करके HRM प्रैक्टिसेस के अंदर ड्रॉप कर दूँगा। इस टाइम इंडिकेटर्स यहाँ आइटम्स राइट साइड पे शो हो रही हैं। मैं सिंपल राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर और मैं कहूँगा कि अलाइन इंडिकेटर्स टू लेफ़्ट, ताकि यहाँ पे शो होना शुरू हो जाए। थोड़ी सी बाहर है तो मैं थोड़ा सा पिक्चर को इस तरह से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास है नॉलेज शेयरिंग। तो नॉलेज शेयरिंग के मैं 5 आइटम्स चूज़ करता हूँ यहाँ से KS1 KS5 तक। KS5 तक चूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पे उनको प्लेस कर दिया और इसके लिए मैं उसे कहता हूँ कि लाइन इंडिकेटर्स टू टॉप। थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ और अब मैं इनोवेटिव वर्क बिहेवियर के 7 क्वेश्चंस ऐड करता हूँ। शिफ्ट को प्रेस करके स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे और मैं इनोवेटिव वर्क बिहेवियर के अंदर वो 7 आइटम्स फेंक दूंगा। राइट क्लिक करके अलाइन इंडिकेटर्स टू बॉटम, ये भी इंडिकेटर्स अलाइन हो गए। अब हमें ग्रीन प्रोडक्ट इनोवेशन के आइटम्स चाहिए, वो हमारे पास 5 हैं। मैं उन आइटम्स को सिलेक्ट करता हूँ उसी तरीके से। शिफ्ट के बटन को प्रेस किया, स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पे मैंने उनको भी एंटर कर दिया और इसको थोड़ा सा पीछे कर लिया ताकि ठीक से आ जाए। इनकी अलाइनमेंट दोबारा से सेट कर लें, ये लीजिए। अब ये कोवेरियंस बेस नहीं होता स्मार्ट PLS, ये वेरिएंस बेस होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कोवेरियंस और वेरिएंस के अंदर क्या डिफरेंस है या ओवरऑल स्मार्ट PLS और जो अमॉस की स्ट्रेटजी के दरमियान क्या डिफरेंस है, तो ये आप जो वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा जिसमें स्मार्ट PLS वर्सेस अमॉस का एनालिसिस, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताया गया। मेरे चैनल पे ये वीडियो मौजूद है, आप वो देख सकते हैं कि दोनों की एनालिसिस टेक्निक के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अब चूँकि हमने कोवेरियंस तो नहीं ड्रॉ करना, लेकिन हमने यहाँ के लिंकेजेस ज़रूर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम लिंकेजेस ड्रॉ किस तरह से करेंगे, हम यहाँ से कनेक्ट के बटन को भी दबा सकते हैं, नहीं तो सिंपली हम अपने बटन को प्रेस करेंगे ALT के बटन को, ALT यहाँ पर उन्होंने बताया भी हुआ है, ALT के बटन को प्रेस करें। अगर आप एप्पल का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो ऑप्शन का बटन होता है, उसको यूज़ कर लें। आप एक वेरिएबल से ड्रैग करना शुरू करें, दूसरे वेरिएबल ला के ड्रॉप कर दें, फिर उसको बटन को प्रेस करें ALT के बटन को
और यहाँ से इस तरह से कर लें। अब कनेक्ट को भी करके देख लेते हैं। मैंने कनेक्ट चूज़ किया और मैंने कोई आर्ट का बटन प्रेस नहीं किया और मैंने सिंपली कनेक्ट कर लिया। वही चूज़ है, मैंने उसे कनेक्ट कर लिया। मैंने इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट के साथ भी डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया और अब एक मैं इस सेलेक्ट के बटन को चूज़ करके रेगुलर फॉर्म में आ जाता हूँ। तो ये कनेक्ट के बटन के थ्रू भी हो सकता है, आर्ट के बटन को प्रेस करके भी ये एरोज ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब जब हमने एरो ड्रॉ कर लिया, एक एरो मिसिंग है अभी इस मॉडल में से जो मुझे मॉडरेशन के लिए रिक्वायर्ड था, तो मैं यहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने इसका मॉडरेटिंग इफेक्ट नॉलेज शेयरिंग का इस रिलेशनशिप के ऊपर देखना था, तो ये मैंने मॉडरेटर भी ड्रॉ कर लिया। ठीक है, सो ये मेरा मॉडरेटर ड्रॉ हो चुका है, सारा मॉडल ड्रॉ है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम मॉस पे एनालिसिस करते हैं तो हम ये वाली सारी चीज़ें नहीं करते, तो तब तो हम वो कोवेरिएंस ड्रॉ करते हैं। अगेन दोनों के एनालिसिस टेक्निक के अंदर डिफरेंस है। तो मैंने 1 मिनट भाई अपना पूरा मॉडल ड्रॉ कर लिया हुआ है। अब मुझे बस इस पर एनालिसिस रन करने हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस होता है मॉस और स्मार्ट पीएलएस के ऊपर, क्या मॉस के ऊपर फॉर्मेटिव मॉडल को रन करना मुश्किल होता है। फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव मॉडल क्या होते हैं, आपको अगेन वो वीडियो देखना पड़ेगी मेरे चैनल पे जिसमें मॉस वर्सेस स्मार्ट पीएलएस का एनालिसिस के मतलब बताया गया हुआ है। स्मार्ट पीएलएस आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि हम फॉर्मेटिव मॉडल भी रन कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि जो आपका नॉलेज शेयरिंग है वो रिफ्लेक्टिव वेरिएबल नहीं है, वो फॉर्मेटिव वेरिएबल है, यानी कि ये जो 5 आइटम्स हैं ये नॉलेज शेयरिंग से ड्राइव नहीं हो रही, ये 5 आइटम्स मिला के नॉलेज शेयरिंग बना रहे हैं। तो मैं राइट क्लिक यहाँ पे करके एडिट सेटिंग्स में जाके सॉरी सबसे पहले मुझे सेलेक्ट के बटन को चूज़ करना पड़ेगा। मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे एडिट सेटिंग्स में चला जाऊँगा और यहाँ पे मैं जो मेजरमेंट मॉडल है उसको रिफ्लेक्टिव की बजाय फॉर्मेटिव कर दूँगा। और जब मैं इसको अप्लाई करूँगा तो आप देख रहे हैं कि एरोज़ का रुख वेरिएबल की तरफ हो गया। तो इस तरह से एक मॉडल को इजीली फॉर्मेटिव या रिफ्लेक्टिव बनाया जा सकता है अपने स्मार्ट पीएलएस के अंदर। एनी हाउ हमारा पूरा ट्यूटोरियल इस वक्त रिफ्लेक्टिव मॉडल के ऊपर है, हमारा मॉस का ट्यूटोरियल भी रिफ्लेक्टिव मॉडल के ऊपर था। तो मैं वापस राइट क्लिक करके एडिट सेटिंग्स में जाकर इसको फॉर्मेटिव को रिफ्लेक्टिव कर रहा हूँ और अप्लाई कर दिया तो ये वापस अपने ओरिजिनल स्टेट के अंदर आ गया। तो हमने अपना मॉडल ड्रॉ कर लिया। अब हम इसमें अगर किसी चीज़ को बोल्ड करना चाहें, हाईलाइट करना चाहें, शेप चेंज करना चाहें, सब कुछ कर सकते हैं। इस मॉडल को ब्यूटीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। एनी हाउ सबसे पहले हमने कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस रन करना है। मैं कैलकुलेट पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे कंसिस्टेंट PLSM भी रन कर सकते हैं, सिंपल PLSM भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं कंसिस्टेंट PLSM की तरफ जा रहा हूँ और मैं फैक्टर और पाथ में से फैक्टर चूज़ करूँगा क्योंकि मेजरमेंट मॉडल है, CFA निकालना है, तो फैक्टर मॉडल हम चूज़ करेंगे। फैक्टर मॉडल यूज़ करने के बाद अगर ओपन रिपोर्ट यहाँ पे चेक नहीं है तो यहाँ मैं ओपन रिपोर्ट को चेक कर दूँगा और स्टार्ट कैलकुलेशन के बटन को प्रेस करूँगा। जब मैंने स्टार्ट कैलकुलेशन किया तो मेरे पास ये सारी की सारी चीज़ें सामने अपीयर हो गई हैं एनालिसिस की फॉर्म में। सबसे पहले देखते हैं क्या चीज़ें हैं। हमें फिल वक्त ये रिग्रेशन जो वेट्स हैं आप इसमें इनके ये नहीं चाहिए, तो हम कहेंगे इनर मॉडल को आप ब्लैंक कर दो क्योंकि ये तो हमारा स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडलिंग के अंदर रिक्वायर होंगे ना, तो हमें ये चीज़ें इस वक्त नहीं चाहिए। हम चूँकि ये HRM प्रैक्टिस मुकम्मल नहीं आ रहा तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा ड्रैग कर सकते हैं। अच्छा उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम सिंपली HRM प्रैक्टिस को थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे ताकि वो अपीयर हो जाए कि इस वेरिएबल का नाम क्या था। ये सारे के सारे स्कोर्स इजीली अंडरस्टैंडेबल हैं कहाँ कहाँ पे गिवन है। अगर हम किसी क्वेश्चन को ड्रैग करते हैं तो उससे और भी क्लैरिटी आ जाती है, आप उस तरह से भी देख सकते हैं। यानी कि ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है, आप शेप्स को अपने हिसाब से ईजिली मैनेज कर सकते हैं। ये सारी की सारी फैक्टर लोडिंग दिखाई जा रही है। ये देख रहे हैं ऑर्डर मॉडल क्या दिखा रहा है, लोडिंग। तो आउटर वेट्स और लोडिंग भी दिखा सकते हैं। मैं सिंपल इसको आउटर लोडिंग कर देता हूँ तो इस वक्त ये सारी की सारी लोडिंग शो हो रही हैं। अगर किसी की 0.6 से कम हो या 0.5 से कम हो तो हम आइटम को डिलीट कर देते हैं। इनोवेटिव वर्क बिहेवियर क्लियर नहीं था, मैंने इसको भी ऊपर कर दिया। इस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं। एनी हाउ ये हमारे पास पहली पिक्चर आ गई। अगर हम इस पिक्चर को डेफिनेटली हमने रिपोर्ट करना है तो राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट एज इमेज करेंगे। आप इसको एज अ पिक्चर भी सेव कर सकते हैं। मैं नॉर्मली इसको क्लिक बोर्ड के ऊपर सेव करता हूँ और मैं एक्सपोर्ट के बटन को प्रेस करता हूँ। आपके लैपटॉप की स्पीड के हिसाब से टाइम लेगा। कॉपी हो गया वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास पिक्चर सेव हो गई जो मैंने अपने पेपर के अंदर रिपोर्ट करनी होगी। मैं फिर एक शीट प्लस कर देता हूँ। मैं यूज़फुल रिजल्ट पहले ही एक एक्सेल की फाइल के अंदर डालता जा रहा हूँ। ओके जिस तरह वहाँ पे भी हम मॉडल फिटनेस सबसे पहले चेक करते थे तो यहाँ सारे रिजल्ट्स गिवन है।
इनमें मॉडल फिट यहाँ पे गिवन है। मैं मॉडल फिट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास मॉडल फिटनेस की वैल्यूज़ आई हैं। जो मेरे पास मॉडल फिटनेस की वैल्यूज़ आ गई हैं सैचुरेटेड मॉडल या एस्टिमेटेड मॉडल की, जो SRMR की जो वैल्यूज़ हैं वो 0.08 से कम होनी चाहिए, 0.08 से कम होनी चाहिए, जबकि जो हमारे पास NFA की वैल्यू हैं वो 0.80 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यूज़ कम या ज़्यादा किस वजह से आती हैं, इनके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक रीज़न ये भी है कि हमने एक रिलेशनशिप जो भी ड्रॉ किया है, एक वो हमने ड्रॉ किया था। अगर मैं वापस अपने मेजरमेंट मॉडल पे जा सकूं, ये मॉडरेटिंग एक रिलेशनशिप हमने ड्रॉ किया है। मैं इस चीज़ को देखने में इंटरेस्टेड हूँ, क्या इस मॉडरेटिंग वेरिएबल के बगैर हमारी स्मार्ट PLS ठीक तरीके से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। क्योंकि बाज़ का ये देखिएगा, दोबारा रिजल्ट देखिएगा, हमारे ओपन रिपोर्ट मॉडल फिटनेस में जो NFA की वैल्यू है वो हमें एटलीस्ट 0.85 या 0.80 से ज़्यादा चाहिए। सबसे ज़्यादा आइडियल होती है 0.90 से ज़्यादा। तो हमें चूँकि वो वैल्यू चाहिए, मैं एक और चीज़ बताता चलूँ यहाँ पे कि सैचुरेटेड मॉडल और एस्टिमेटेड मॉडल के मतलब जो स्मार्ट PLS का लिटरेचर है ना, वो इतना क्लियर नहीं है कि इनमें से कौन सी वैल्यू को चूज़ करना चाहिए। लेकिन फिर भी एस्टिमेटेड जो मॉडल है वो ज़्यादा बेहतर होता है। मुझे इस वक्त जो SRMR की जो अच्छा, वहाँ पे जो मॉस के अंदर हमने CFA रन किया था, उसके अंदर हमारे पास जो इंडिकेटर थे वो CFI था, IFI था, GFI था, रमसिया था, CMI/DF थे। वो 5 इंडिकेटर्स थे। यहाँ पे हमारे पास जो 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हैं वो SRMR की वैल्यू हमने रिपोर्ट करनी होती है और NFI की वैल्यू रिपोर्ट करनी होती है। हमें ये SRMR की जो वैल्यू है वो 0.08 से कम चाहिए, और जो NFA की वैल्यू है वो एटलीस्ट 0.8 से ज़्यादा या 0.85 से ज़्यादा या 0.9 से ज़्यादा बहुत अच्छी वैल्यू होती है, वो हमें चाहिए। ठीक है ना। सेम जिस तरह का GFI का ट्रीटमेंट था उस तरह का NFI का ट्रीटमेंट है, जिस तरह का रमसिया का ट्रीटमेंट था उस तरह का SRMR का ट्रीटमेंट है। लेकिन ये वैल्यूज़ बड़ी अजीब आई हुई हैं। तो पहले मैं ये देखने में इंटरेस्टेड हूँ कि जो मैंने ये मॉडरेटिंग रोल ड्रॉ कर दिया पहले, ठीक है ना, क्या इसकी वजह से फ़र्क पड़ता है मेरे मॉडल की इन स्कोर्स को कि नहीं करता। तो मैं सबसे पहले इसको डिलीट करता हूँ, इस स्कोर को। मैं सिलेक्ट के बटन को चूज़ करता हूँ, मैं इसके आगे राइट क्लिक करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ। मैंने और कोई चेंज नहीं किया मॉडल के अंदर, मैंने सिंपली जो था अपना स्कोर, इसका नॉलेज शेयरिंग का जो मॉडरेटिंग रोल था, मैंने इसको डिलीट किया और मैं कैलकुलेट करता हूँ और कंसिस्टेंट PLS सेम एल्गोरिदम के अंदर आता हूँ और फैक्टर को ही दोबारा रन करता हूँ, स्टार्ट कैलकुलेशन। मेरे पास डिफरेंट स्कोर्स आ चुके हैं। मैं इसके अगेन मॉडल फिट के अंदर जाता हूँ, कोई फ़र्क उससे विजिबली पड़ा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं उसके थ्रू आया। ऑलमोस्ट हमारी वैल्यूज़ वहीं पे स्टैंड कर रही हैं। हमारी वैल्यूज़ चूँकि वहीं पे स्टैंड कर रही हैं, इसलिए हम एक और चीज़ चेक कर सकते हैं। एक और तरह का एरर हो सकता है, वो एरर तो नहीं है, वो एक और टेक्निक है। वो ये है कि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट में हम कंसिस्टेंट ना रन करें, हम PLS सेम एल्गोरिदम रन करके देखते हैं, तब हमारे पास क्या स्कोर आते हैं। हमने कंसिस्टेंट PLS की जगह PLS सेम एल्गोरिथम सिंपली रन करके देखा और स्टार्ट कैलकुलेशन की। जब मेरे पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई तो मैंने मॉडल फिट के ऊपर प्रेस किया, तो यहाँ पे वैल्यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। मेरे पास सैचुरेटेड मॉडल के अंदर 0.08 से कम है ये, और ये 0.9 को अप्रोच कर रही है, 0.8 से तो हर सूरत में ज़्यादा है, ठीक है ना, दोनों वैल्यूज़। तो इसका मतलब है कि मेरे मॉडल की फिटनेस बिल्कुल ठीक है। हाँ, यहाँ एस्टिमेटेड मॉडल के अंदर 0.08 से कम नहीं है, 0.09 तक चली गई है। तो इनको इम्प्रूव करने का तरीकाकार वही है। किस तरह से, वहाँ पर तो हमारे पास होते थे कोवेरियंस ड्रॉ करने होते थे। यहाँ पे हमारे पास जो सीन है सारे का सारा, वो जो आइटम्स कम लोडिंग वाली हैं, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे 0.6 वाली है, अगर कोई हम उनको रिमूव कर सकते हैं। हम आउटर वेट्स की जगह सिर्फ आउटर लोडिंग्स करते हैं और आउटर लोडिंग्स में देखते हैं कि बहुत कम लोड कौन सी हो रही है। अच्छा, इनकी लोडिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई है तमाम की तमाम आइटम्स की, तो इसलिए इनमें से रिमूव नहीं किए जा सकते। हमारे डाटा में ही कुछ किसी हद तक कंप्रोमाइज़ है, जिसकी वजह से ये वैल्यूज़ इस तरह की आ रही हैं। सो एक चीज़ क्लियर होगी कि कंसिस्टेंट PLS एल्गोरिथम के रिजल्ट डिफरेंट हैं और PLS एल्गोरिथम के रिजल्ट्स डिफरेंट हैं। सो नाउ वी आर इन अ बिट ऑफ कम्प्लेक्सिटी कि जब हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट करने के ऑप्शन है, तो आया कि हम PLS सेम रन करते हैं या कंसिस्टेंट PLS सेम रन करते हैं, अगेन बूटस्ट्रैपिंग रन करते हैं या कंसिस्टेंट PLS सेम बूटस्ट्रैपिंग रन करेंगे सेम के केस के अंदर। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ी सी डिबेट कर लेते हैं। अगर तो हमारे तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स हैं, तमाम वेरिएबल्स वो रिफ्लेक्टिव हैं,
रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिव की डिस्कशन चूंकि अब ज़रूरी हो गई है, तो एक मतलब दोबारा इस वीडियो के अंदर भी एग्जांपल देख लेते हैं। बावजूद इसके कि इस चैनल के ऊपर एक वीडियो मौजूद है जो कि दोनों का कंपैरिजन कर रही है। जब हमने स्मार्ट पीएलएस और मॉस का कंपैरिजन किया था, उसमें डिटेल के अंदर 5 मिनट के अंदर हमने फॉर्मेटिव और रिफ्लेक्टिव मॉडल का फ़र्क बताया था। देखिए, अगर तो नॉलेज शेयरिंग की पाँच आइटम्स नॉलेज शेयरिंग ड्राइव कर रहा है, यानी कि ये की पाँच आइटम्स नॉलेज शेयरिंग पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है ये एक रिफ्लेक्टिव स्केल है, क्योंकि ये की पाँच इसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं। अगली निशानी क्या होगी इसकी? अगर आपने कहा ये तो एक टेक्निकल टर्म है, तो इसकी पता किस तरह चलेगा? अगर ये के पाँच क्वेश्चन की जब आप स्टेटमेंट देखें और वो स्टेटमेंट्स आपस में बहुत मिलती जुलती हों, मतलब कि वो लग रहा हो कि हाँ एक ही चीज़ को ऑब्जर्व या एक ही चीज़ को मॉनिटर कर रही हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि की पाँच बिल्कुल सेम है, मतलब ये नॉलेज शेयरिंग इनको रिफ्लेक्ट कर रहा है और इनके दरमियान कोई आइडियली डिफरेंस नहीं है, तो ये रिफ्लेक्टिव मॉडल होगा। थर्ड निशानी क्या होती है कि अगर आप वाकई इन पांच आइटम्स के ऊपर एसपीसीएस के अंदर कोरिलेशन रन कर लें और कोरिलेशन बहुत हाई आए, बहुत हाई कोरिलेशन हम 0.7 या 0.8 से ज़्यादा का कोरिलेशन को कहते हैं। अगर कोरिलेशन बहुत ज़्यादा हाई है, उसका मतलब है कि बिल्कुल मिलती जुलती आइटम्स हैं, ये थर्ड सिग्नल होगा कि ये एक रिफ्लेक्टिव स्केल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन इस तरह के हैं नॉलेज शेयरिंग के, ठीक है ना, कि पहला क्वेश्चन ये है, इन माय ऑर्गेनाइजेशन माय सुपरवाइजर मोटिवेट्स मी टू शेयर नॉलेज। सेकंड क्वेश्चन ये है, इन माय ऑर्गेनाइजेशन द टॉप लेवल मैनेजमेंट इंकरेजेस मी टू शेयर डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन विद माय कोलीग्स। थर्ड क्वेश्चन ये है कि इन माय ऑर्गेनाइजेशन the people my co-workers used to communicate with each other about important information। अब मैंने जो तीन क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स बोली हैं, ये ऑलमोस्ट सेम है, या ऑलमोस्ट सेम चीज़ को बार बार प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट है, पहले सुपरवाइज़र था, दूसरे नंबर पे हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट थी, तीसरे में को वर्कर्स के मतलब बात की, पहले के अंदर डायरेक्टली नॉलेज शेयरिंग था, दूसरे में इंफॉर्मेशन थी और तीसरे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन अल्टीमेटली ये बड़े क्लोज क्वेश्चंस हैं, तो ये एक एग्जांपल है रिफ्लेक्टिव स्केल की। अब फर्स्ट करते हैं फॉर्मेटिव स्केल क्या होता है। फॉर्मेटिव स्केल वो होता है जिसमें ये क्वेश्चंस अपने पेरेंट वेरिएबल से ड्राइव ना हो, ये तीन क्वेश्चन मिलके पेरेंट वेरिएबल बना रहे हों, तो ये पहली निशानी होती है फॉर्मेटिव स्केल की। अब उसको रिवर्स करते हैं पहली वाली सारी इन्फॉर्मेशन को। अब ये जो तीन क्वेश्चंस हैं ये मिलते जुलते नहीं होंगे, अब इनकी स्टेटमेंट्स कंप्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट होंगी, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को मैयर कर रही होंगी, जो आखिर पे तो जाके नॉलेज शेयरिंग को ही टच करेगी, लेकिन ये आपस में बहुत डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट्स होंगी, बहुत डिफरेंट स्टेटमेंट्स होंगी। थर्ड जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना, अगर इनका कोरिलेशन निकाला जाए इन तीन क्वेश्चंस का, तो वो बहुत कम होगा, क्योंकि इनका तीन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होएगा, सिवाय इसके कि इनका जो एंडिंग पॉइंट है वो नॉलेज शेयरिंग है, तो इनका जो कोरिलेशन, स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन आएगा वो भी बहुत ज़्यादा कम आएगा। फोर्थ नंबर पे अगर हम इनमें से किसी एक आइटम को माइनस कर देंगे, तो जो बाकी के दो आइटम्स हैं वो कंप्लीटली नॉलेज शेयरिंग को कंस्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे, ये पूरे का पूरा वेरिएबल गलत हो जाएगा। अगर हम रिफ्लेक्टिव स्केल के अंदर किसी आइटम को मिस कर दें तो कोई मसला नहीं है, नॉलेज शेयरिंग को अब चार आइटम्स रिफ्लेक्ट करेंगी, लेकिन एक फॉर्मेटिव स्केल के अंदर अगर कोई एक आइटम मिस हो जाए तो फिर बाकी स्केल इनकम्प्लीट हो जाता है, वो यूजेबल नहीं रहता। तो ये मैंने कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपको बताए कि फॉर्मेटिव स्केल और रिफ्लेक्टिव स्केल के दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है ना। तो जब हमारे तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स हैं ये रिफ्लेक्टिव स्केल हों, तब हम जो चीज़ रन करते हैं CFA रन करने के लिए, वो कंसिस्टेंट PLSM एल्गोरिदम होता है, और जब ये सारे के सारे फॉर्मेटिव हों, तब जो हम एनालिसिस रन करते हैं वो PLSM एल्गोरिदम होता है, ठीक है। अगर मिक्सचर हो, कुछ रिफ्लेक्टिव हैं कुछ फॉर्मेटिव हैं, ये वेरिएबल रिफ्लेक्टिव है, ये वेरिएबल फॉर्मेटिव है, या ये वेरिएबल रिफ्लेक्टिव है, या वो फॉर्मेटिव है, मिक्सचर के केस के अंदर भी हम कंसिस्टेंट PLSM एल्गोरिदम रन कर लेते हैं। पहले इनिशियल वर्जन्स के अंदर कंसिस्टेंट PLS की एग्जांपल मौजूद नहीं थी, आज भी बहुत से रिसर्चर हर तरह के एनालिसिस के लिए PLSM को यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली जो कंसिस्टेंट PLSM है वो एक टफ इंडिकेटर है कंपैरेटिवली टू सेम इंडिकेटर में। किस तरीके से? वो इनकी लोडिंग्स को बड़ा फ़र्क डाल देता है। अभी अगर हम लोडिंग देखें तो हमें कोई भी लोडिंग 0.8 से कम नज़र नहीं आ रही, 0.814, 0.902, 0.905, 0.935, इसमें भी यही सीन है। लेकिन चलिए मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कंसिस्टेंट के, जो हम पहले भी निकाल चुके हैं। कंसिस्टेंट के जब हम निकाल रहे हैं रिजल्ट, तो अब की मतलब जो हमारे पास लोडिंग्स आई हैं
उनमें ये देखिए 0.642, 0.673, 0.790, 0.766, 0.767, 0.7, मतलब कि लोडिंग्स कम हो गई हैं और वो शायद इन आइटम्स को एक्सेप्ट ना कर रहा हो। ठीक है, सो ये डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। और आपको क्या नाम है, जो आपके मॉडल के हिसाब से बेहतर हो आप उसको चूज़ करते हैं, या जो आपके सुपरवाइजर ने रेकमेंड किया हो। एनी हाउ, इनिशियली मैं इस पर PLSM एल्गोरिदम रन कर रहा हूँ। PLSM एल्गोरिदम जब रन कर लिया, अच्छा, चूँकि हमने वो मॉडरेटिंग गायब किया था, उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, तो मैं दोबारा से उसको ड्रॉ करने लगा। ये मेरा मॉडरेटर ड्रॉ हो गया और मैंने कैलकुलेट किया PLSM एल्गोरिदम, और मैं स्टार कैलकुलेशन करता हूँ। ये मेरे सारे के सारे आ गए। मैंने जिस तरह आपको बताया था कि हमने पिक्चर वहाँ पे डाली है, हमने पिक्चर के अंदर इनर मॉडल में ब्लैंक कर दिया, बाकी मॉडल को हमने वैसे का वैसा रहने दिया। ये हमारे पास मॉडल था जो हमने रिपोर्ट किया वहाँ पे। फिर मैंने जो सबसे पहले क्लिक करना है वो मॉडल फिट पे करना है। जब मॉडल फिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरी वैल्यूज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट आइडियल हैं। ठीक है, 0.85 से 0.9 को अप्रोच करें, अगर इसको राउंड कर लें फिगर को 0.90 हो जाएगा। यहाँ पे 0.08 से कम है, यहाँ पे 0.08 के करीब है। आइडियली 0.08 से कम होना चाहिए, तब आपका मॉडल फिट होता है। तो हमने मॉडल फिटनेस में से SRMR को और NFI को रिपोर्ट कर देना है। बाकी को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट ये हैं। मैं इसको कॉपी टू एक्सेल कर लेता हूँ और मैं अपनी एक्सेल की फाइल में आके यहाँ पे इसको Ctrl+V कर देता हूँ। ये भी मेरे पास पेस्ट हो गया टेबल। मैं एक ही शीट के ऊपर भी डिफरेंट टेबल रिजल्ट्स कर सकता हूँ रिपोर्ट, और मैं डिफरेंट शीट्स पे भी कर लेता हूँ। अब चूंकि मैंने CFA के रिपोर्ट करने शुरू किए हैं, तो मैं एक ही शीट में डिफरेंट जगह पे कर लेता हूँ। मुझे ये पता है कि ये मॉडल फिटनेस के रिजल्ट्स हैं। देन मेरे पास जो अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो मेरे पास है कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ये सबसे पहले उसकी कन्वर्जन रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के मतलब इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये देखिएगा, कंपोजिट रिलायबिलिटी, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड, यही दो इंडिकेटर्स होते थे वहाँ पे भी, मॉस के अंदर भी। ये 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए, 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए। क्रोमबैक अल्फा 0.7 से ज़्यादा चाहिए होता था। तो ये टेबल हमारे पास आ गए। अगेन कॉपी टू एक्सेल करेंगे, यहाँ पे आके हम रिपोर्ट कर लेंगे Ctrl+V। सो इनका मतलब क्यों नहीं बताया, दोबारा बताने लगा हूँ। क्रोमबैक अल्फा की जो वैल्यू है वो 0.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बताता है कि हमारा स्केल रिलायबल है। अगर 0.7 से कम होगी, स्केल रिलायबल नहीं होगा उसके, यानी कि उस स्केल के अगेंस्ट जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसमें रिलायबिलिटी नहीं है, हम एनालिसिस उसके ऊपर रन नहीं कर सकते। वो स्केल ही ठीक नहीं था, या उसके अगेंस्ट आने वाला डाटा ठीक नहीं था। एनी हाउ, इसमें सब 0.7 से ज़्यादा है, तो मतलब इट्स एब्सोल्युटली राइट। कंपोजिट रिलायबिलिटी 0.7 से ज़्यादा है और एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड 0.5 से ज़्यादा है। ये इनकी थ्रेशोल्ड रेंजेस हैं जो कि होनी चाहिए थी, और ये बता रही है कि डाटा के अंदर कन्वर्जेंट रिलायबिलिटी का आंसर मौजूद है। कन्वर्जेंटली ये रिलायबल है। कन्वर्जेंट रिलायबिलिटी का कंसेप्ट आपको अमॉस की वीडियो में से मिल सकता है, जो हमने अमॉस का एनालिसिस सिखाया है। इन शॉर्ट टर्म्स, जब एक वेरिएबल के क्वेश्चंस या आइटम्स अपने वेरिएबल के साथ ज़्यादा स्ट्रांगली एसोसिएटेड हों बनिस्बत किसी दूसरे वेरिएबल के, इस चीज़ को कन्वर्जेंट वैलिडिटी कहते हैं। डिटेल कंसेप्ट आप अमॉस की वीडियो में से देख सकते हैं। हमने ये टेबल रिपोर्ट करना होता है। देन हमने रिपोर्ट करना है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का टेबल रिपोर्ट। अच्छा, जो अमॉस है ना, वो जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी दिखाता है वो हमें दिखाता है फॉर्नल एंड लार्कर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। ये ऑथर का नाम है, फॉर्नल एंड लार्कर क्राइटेरिया। वो ये वाला टेबल हमें दिखाता है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे हमें दो डिफरेंट चीज़ें दिखाई जाती हैं। यहाँ पे हमें हेट्रोट्रेट मोनोट्रेट रेशो भी दिखाई जाती है, और समर टू फॉर्नल लैकर का क्राइटेरिया भी दिखाया जाता है। तो हम दोनों चीज़ें रिपोर्ट करते हैं। ये टेबल भी रिपोर्ट कर लेंगे, कॉपी टू एक्सेल। यहाँ पे हमने इस टेबल को रिपोर्ट कर लिया। Ctrl+V प्रेस कर रहा हूँ, और नीचे हमने फॉर्नल के को भी कॉपी टू एक्सेल कर लिया। हम दोनों तरीक़ों से रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है, या आपके सुपरवाइज़र पे, आपके ट्यूटर पे बेस करता है कि वो किसको ज़्यादा फोकियत दे रहे हैं। एनी हाउ, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है, इसके अंदर हमें रिजल्ट्स चाहिए। वो अगर आप जानना चाहते हैं कि कंपोनेंट मैट्रिक्स, रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स, तो आउटर लोडिंग पे क्लिक कर सकते हैं। आउटर लोडिंग पे क्लिक करें तो हमारे पास ये रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स आ जाती है। कॉपी टू एक्सेल कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे Ctrl+V।
एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जो हमने ये जनरेट किया है इसके अगेंस्ट जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है एग्जैक्टली सेम, ठीक है। इसकी रीज़न क्या है और इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि स्मार्ट पीएलएस के अंदर हम जब कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस रन करें तो हम मॉडरेटर वगैरह को ड्रॉ करें, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं होता ड्रॉ करना, लेकिन ड्रॉ करने से कोई नुकसान भी नहीं होता। लेकिन कुछ रिसर्चर्स, ज़्यादातर रिसर्चर्स कहते हैं कि ड्रॉ नहीं करना चाहिए, इसके अंदर हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको। एनी हाउ, हम इस टेबल को भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, कॉपी टू एक्सेल किया, वहाँ जाके पेस्ट कर लिया, ये भी हमें चाहिए था। इसके अलावा हमें कोई चीज़ नहीं रिक्वायर्ड होती CFA के अंदर, हमें यही चीज़ें रिक्वायर्ड थी जो सब की सब हमने मालूम कर ली, लेकिन डिफरेंट चीज़ें उसने यहाँ पे दी हुई हैं। अगर कोई इसमें से मज़ीद चीज़ चाहिए हो तो आप ज़रूर इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी ठीक हो गया। ग्राफिकल आउटपुट पर वापस आ जाते हैं। तो जनाब ये चीज़ें थी जो हम CFA के लिए मालूम करते हैं। मैंने अपनी शीट 1 के अंदर सिंपल इन सारी चीज़ों को डाला था। शीट 2 के अंदर जो डायग्राम आई मैंने उसको डाल दिया। शीट 3 के अंदर मैंने डिफरेंट चीज़ें, सबसे पहले मैंने अपना मॉडल फिटनेस डाला, फिर मैंने अपनी कन्वर्जेंट वैलिडिटी एंड क्रोमबैक अल्फ़ा की वैल्यू डाली, फिर मैंने अगले नंबर पे जो हेट्रोट्रेट एंड मोनोट्रेट मेथड है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का, उसका टेबल इंसर्ट किया। फिर मैंने लार्कर एंड फॉर्नल जो से हैं, लैकर एंड फॉर्नल के जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंगली डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को पेश किया। एंड लास्ट पे मैंने अपनी रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स डाल दी, जिसने मुझे बताया कि सब अपने अपने फैक्टर में लोड हो रहे हैं, कोई क्रॉस लोडिंग का इशू इसमें मौजूद नहीं है। सो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हैं। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी का वही रूल है लैकर एंड फॉर्नल का कि यहाँ पे जो अपने साथ रिलेशन है वेरिएबल का वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बनस्बत बाकी तमाम वेरिएबल्स के। तो यही मेथड है। आप इसको किस तरह से मालूम करते हैं हेट्रोट्रेट और मोनोट्रेट को, इसका भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो आपको यहीं से पता चल जाता है। क्योंकि ये ग्रीन है सबके सब ना, मतलब कि इनकी सबकी वैल्यूज़ ठीक हैं। इसमें भी ऑलमोस्ट प्रिंसिपल वही है कि आपस में रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बनस्बत बाकी वेरिएबल्स के। एनी हाउ, हम आगे मूव करते हैं। ये हमने CFA रन कर लिया और उनके रिजल्ट्स बता दिए कैसे कैसे और कहाँ पे रिपोर्ट करना है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है स्मार्ट PLS रन करना। अच्छा, उससे पहले आप इस पूरे प्रोजेक्ट को जो भी आपने ये रन किया है CFA, जिसका आउटपुट आप देख रहे हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए मैं इसको उस्मान तारिक CFA का नाम दे देता हूँ। इसके अंदर ये सेव हो जाएगा, क्रिएट। ये पूरा आउटपुट सेव हो चुका है। एक और चीज़ भी इसमें इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा अच्छा टूल है कि आप इस पूरे कॉपी को, मैंने तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक्सेल पे पेस्ट किया है ना अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, कि मैंने जिन जिन चीज़ों को अपने पेपर या थीसिस के अंदर रिपोर्ट करना है, आप इस पूरे के पूरे रिजल्ट को भी एक्सेल पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैंने एक्सेल को क्लिक किया, US एग्ज़ाम में मैंने किसी भी चीज़ को इसमें चेंज नहीं किया, और मैंने इसको एक्सपोर्ट के बटन को प्रेस किया। उसने कहा कि कहाँ पे सेव करना है, मैंने कहा डेस्कटॉप में जाओ आप, और यहाँ पे रैंडम वर्क के अंदर चले जाओ, और यहाँ पे उस्मान तारिक CFA रिजल्ट्स के नाम के साथ पेस्ट कर दो, सेव कर दो। आपके लैपटॉप की स्पीड के हिसाब से रेंडरिंग कंप्लीट होगी, मतलब कि ये सेव हो जाएगा। अगर लैपटॉप की स्पीड या प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है तो ये थोड़ा टाइम ले सकती है। एनी हो, मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि वो किस तरह से वो फ़ाइल शो होगी आपके पास। ये उस्मान तारिक CFA रिजल्ट्स हैं। अगेन डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम की स्पीड कितनी है। ये आपके सामने पिक्चर आ रही है, मैं इसकी अगर जूम को थोड़ा सा कम कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाई देगा। ये हमारे पास उसकी पिक्चर आ गई, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेट्स सपोज मैं देखना चाहता हूँ मॉडल फिटनेस कितनी है, तो मैं मॉडल फिटनेस यहाँ पे शो के बटन क्लिक करूँगा। इसने मुझे वो सारी चीज़ें, सॉरी, वो मॉडल फिट पे ले आए। ये जनाब SRMR की वैल्यू है, ये DL इसकी वैल्यू है, ये उसकी वैल्यू है। तो ये मैं इजीली यहाँ से स्क्रॉल करके ये देखिए एस्टिमेटेड वैल्यू देख सकता हूँ, सैचुरेटेड वैल्यू देख सकता हूँ, इन सारे इंडिकेटर्स की। और मैं वापस ये ऊपर तक आ सकता हूँ, बैक टू नेविगेशन अगर करूँगा तो मैं वापस इस फोल्ड में जो मैं जो चीज़ देखना चाहता हूँ यहाँ से देख सकता हूँ। तो ये भी एक टूल मौजूद होता है। एनी हाउ, वापस चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो यहाँ पे हम मौजूद थे, मैंने सेव भी करना आपको सिखा दिया, किस तरह इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेव कर लेते हैं ताकि कल को एक्सेस कर सकें। और फिर मैंने आपको एक्सेल के अंदर भी उसको ट्रांसफॉर्म करना सिखा दिया। अब मैं एडिट में वापस जाता हूँ। मॉडल को मुझे रीड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, मॉडल मेरा ड्रॉ है। मैं सिंपल कैलकुलेट में जाता हूँ और बूट स्ट्रैपिंग रन करता हूँ।
बूटस्ट्रैपिंग में रन कर रहा हूँ किस काम के लिए, अपना स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडलिंग या पाथ एनालिसिस रन करने के लिए, जिसमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे सब सैंपल्स लिखा हुआ है, कितनी मरतबा वो डाटा को रन करें। चूँकि 5000 करने में बड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं फॉर द सेक ऑफ दिस एनालिसिस इसको जस्ट 500 कर रहा हूँ। आप इसको 1000, 2000, 3000 अपने सुपरवाइजर की एडवाइस के मुताबिक रख सकते हैं। इन चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 टेल सिग्निफिकेंस ही चाहिए, 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपके सुपरवाइजर रिकमेंड कर रहे हैं तो इन चीज़ों में से किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये आइडियल दी हुई हैं। पीएलएस के सेटअप के अंदर जाके अब हमने फैक्टर नहीं करना, अब हमारा पाथ एनालिसिस है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन मॉडलिंग है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, इसलिए हम पाथ पे क्लिक कर देंगे और हम स्टार्ट कैलकुलेशन को क्लिक कर देंगे। ये टाइम लेगा क्योंकि 500 मेरे पास सैंपल रन होना है। ये हमारा सैंपल रन हो चुका है। ठीक है, और हमें सबसे पहले अब इन इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं रही। ठीक है, तो हम इनको ख़त्म करने जा रहे हैं। हाइड इंडिकेटर्स, यहाँ पे क्लिक किया, हाइड इंडिकेटर्स, यहाँ पे क्लिक किया, हाइड इंडिकेटर्स, यहाँ पे क्लिक किया, हाइड इंडिकेटर्स। ये इंडिकेटर्स हाइड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे हमने क्या करना है, हमने इनर मॉडल, ये हमारा इनर मॉडल है, इसमें हमें क्या चाहिए, सिर्फ पी की वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें साथ में पाथ कोएफिशिएंट भी चाहिए। ये पाथ कोएफिशिएंट आ गया और साथ में पी वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जांपल ये बता रहा है कि अगर HRM का 1 यूनिट इंक्रीज़ करें तो 45.4% इंक्रीज़ आता है नॉलेज शेयरिंग के अंदर, और इसके सिग्निफिकेंस की वैल्यू है 0.000, यानी कि 0.05 से कम है। अगर ये हमारा हाइपोथेसिस है तो ये एक्सेप्ट हो गया। सो अनलाइक अमॉस में आपके मॉडल के ऊपर पी वैल्यू नहीं आती, आपको अंदर जाके पता करनी पड़ती है। तो यहाँ पे वो सारा सिस्टम मौजूद है कि आपको पहले ही पता चल रहा है। देन यहाँ पे भी ये है, फॉर एग्जांपल ये है इनोवेटिव वर्क बिहेवियर का ग्रीन इनोवेशन के ऊपर रिलेशन है 13.5%, यानी कि 1 यूनिट इंक्रीज़ करें इनोवेटिव वर्क बिहेवियर का तो ग्रीन इनोवेशन इंक्रीज़ हो जाती है 13.5%, लेकिन पी की वैल्यू 0.114 है, मतलब इनसिग्निफिकेंट है। ये 0.05 से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये इनसिग्निफिकेंट रिलेशन है, अब कोई इंक्रीज वगैरह नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। मॉडरेटिंग रूल अगर देखें तो नॉलेज शेयरिंग अगर मौजूद है तो 13.5% का पॉजिटिव मॉडरेटिंग रोल है, क्योंकि उसके लिए जो पी की वैल्यू है वो 0.05 से कम है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्निफिकेंट मॉडरेशन भी हो रही है। तो हम सबसे पहले तो इस पिक्चर को रिपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट एज इमेज करके। उसी तरीके से क्लिपबोर्ड पे एक्सपोर्ट कर लूँगा। क्लिपबोर्ड पे एक्सपोर्ट करने के बाद एक्सेल में जाके इसको बंद कर देते हैं। एक्सेल में जाके जो फाइल हम बना रहे थे उसमें नई शीट का इंक्रीमेंट करते हैं और यहाँ Ctrl+V के बटन को प्रेस कर देंगे। ये हमारे पास वो पिक्चर कॉपी पेस्ट हो गई। अब हमें और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, हम इसके ये आउटपुट आ चुका हुआ है। हमें यहाँ पे पाथ कोएफिशिएंट का टेबल चाहिए, ये वाला। मैं जूम अगर कम करूँ तो शायद ये मुकम्मल, जी बिल्कुल नज़र आ गया। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कितना ओरिजिनल सैंपल में इफेक्ट कितना है, अफेक्ट कितना कर रहा है। ये इनकी पी वैल्यू भी नज़र आ रही है और ये टी वैल्यू भी नज़र आ रही है। तो हमने ये टेबल डेफिनेटली डालना होगा, कॉपी टू एक्सेल एंड Ctrl+V। ये टेबल हमारे पास आ गया जो कि सिंपल पाथ कोएफिशिएंट्स का है सारे का सारा। हम इसको थोड़ा उनकी साइजिंग ठीक करके प्रेजेंटेबल फॉर्म के अंदर लेके आ सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। एनी हाउ, तो हमने एक पाथ कोएफिशिएंट्स का टेबल करना है। फिर यहाँ पे अगर हमारा एक मीडिएटर है तो हम टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम देखना चाहें कि HRM प्रैक्टिसेस को और ग्रीन इनोवेशन के दरमियान टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट कितना है, तो पता चला 23.4% है और उसकी वैल्यू वो सिग्निफिकेंट है क्योंकि 0.05 से कम है वैल्यू उसकी। लेकिन ये एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं अपने ग्राफिकल आउटपुट में जाऊँ तो देखिएगा कि नॉलेज शेयरिंग और इनोवेटिव वर्क बिहेवियर दो मीडिएटर हैं। अगर मुझे पता चल रहा है कि 23.4% मीडिएशन हो रही है, लेकिन अमॉस में हमारे पास सिर्फ टोटल मीडिएशन ही आती थी, वो हमें सेपरेट से नहीं करके बता रहा। अगर मेरे पास ये रिज़ल्ट मौजूद है इनडायरेक्ट इफेक्ट्स का, तो यहाँ पे मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट 23.4% है ये किसकी वजह से है, नॉलेज शेयरिंग की वजह से है या इनोवेटिव वर्क बिहेवियर की वजह से।
अमॉस में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो हमें इन दोनों का सेपरेट सेपरेट इनडायरेक्ट इफेक्ट इतने कैटेगोरिकली क्लियर तरीके से नहीं बताता जी। उसमें भी कुछ प्लगइन होते हैं जो हमें बाद में इंटीमेट कर सकते हैं, लेकिन प्लगइन्स के बगैर हमें वो पता नहीं चल सकता। अब स्मार्ट पीएलएस में बिल्ट इन एक टेक्निक मौजूद है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, अब ये फ़र्क देखिएगा, टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे पास सिग्निफिकेंट था इसका। इससे ये जाहिर हो रहा था कि शायद दोनों जो मीडिएटर हैं वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि 23.4% भी और उसके साथ साथ हमारे पास पी वैल्यू 0.05 से कम भी है और टी की 1.96 से वैल्यू ज़्यादा भी है। लेकिन जब हम आते हैं स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट्स के ऊपर, तो वहाँ पता चलता है कि जनाब जो इनोवेटिव वर्क बिहेवियर है जो उसकी वजह से मीडिएशन हो रही है वो 6% है, 6% है, और वो पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है। यानी कि जो इनोवेटिव वर्क बिहेवियर है ये वाला, ये एक इनसिग्निफिकेंट मीडिएटर है। आपका जो ये हाइपोथेसिस है ये रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपका जो पहला हाइपोथेसिस था एचआरएम प्रैक्टिसेस हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ग्रीन इनोवेशन, तो आपके पाथ कोएफिशिएंट ने एचआरएम प्रैक्टिस ग्रीन इनोवेशन का बताया कि 27.3% है और पी वैल्यू 0.05 से कम है। पहला हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया। आपका जो सेकंड हाइपोथेसिस था वो ये था कि इनोवेटिव वर्क बिहेवियर प्लेज अ सिग्निफिकेंट मीडिएटिंग रोल इन द रिलेशनशिप बिटवीन एचआरएम प्रैक्टिसेस एंड ग्रीन इनोवेशन। अब ये आपका रिजेक्ट हो गया। वो किस तरीके से रिजेक्ट हुआ, जब आप स्पेसिफिक इनडायरेक्ट इफेक्ट में गए हैं तो उसने बताया कि 6% मीडिएशन तो कर रहा है लेकिन उसकी पी की वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है। जबकि नॉलेज शेयरिंग के केस में 16.8% मीडिएशन है और पी की वैल्यू 0.05 से कम है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो हाइपोथेसिस है ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। जो नॉलेज शेयरिंग हैज़ अ सिग्निफिकेंट मीडिएटिंग रोल इन द रिलेशनशिप बिटवीन एचआरएम प्रैक्टिसेस एंड ग्रीन इनोवेशन, पहला भी एक्सेप्ट हो गया और तीसरा भी एक्सेप्ट हो गया। जो दूसरा हाइपोथेसिस था आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। रीज़न, एक तो नंबर 1 उनका वेट और नंबर 2 पी की वैल्यू। देन हमारे पास लास्ट जो हाइपोथेसिस है वो है कि नॉलेज शेयरिंग का मॉडरेटिंग रोल कितना है इनोवेटिव वर्क बिहेवियर और ग्रीन इनोवेशन के दरमियान, वो हमें अपने पाथ कोएफिशिएंट से ही पता चल रहा है। आखिरी जो रो है नॉलेज शेयरिंग मल्टीप्लाई बाय इनोवेटिव वर्क बिहेवियर और इसका इम्पैक्ट ग्रीन इनोवेशन के ऊपर 13.5% है और 0.05 से कम वैल्यू है। मतलब ये हुआ कि हमारा मॉडरेटिंग वाला भी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। सो ये जो मॉडल हमने ड्रॉ किया था इसके अंदर 4 हाइपोथेसिस थे। पहला डायरेक्ट था जिसकी लाइन हम लगाना शायद भूल चुके हैं। पहला हमारे पास डायरेक्ट हाइपोथेसिस था, दूसरा हमारा ये मीडिएटिंग रोल था, तीसरा हमारे पास ये नॉलेज शेयरिंग वाला मीडिएटिंग रोल था और चौथा हमारे पास नॉलेज शेयरिंग का मॉडरेटिंग रोल था इन दो के दरमियान। ठीक है, जब ये हमारे पास सीन था तो उस केस के अंदर हमें पता चल गया कि हमारा कौन कौन सा एक्सेप्ट हुआ है कौन कौन सा रिजेक्ट हुआ है। एनी हाउ स्पेसिफिक इंडायरेक्ट इफेक्ट में आऊँगा, कॉपी टू एक्सेल करूँगा और मैं इसको एक्सेल पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जब पेस्ट कर दिया तो मुझे यहाँ भी पता चल गया कौन कौन से एक्सेप्ट हैं कौन से रिजेक्ट हैं। अब देखते हैं कोई और चीज़ पेस्ट करने वाली है इसमें कि नहीं। बाज़ का तो आप टोटल इफेक्ट्स का टेबल भी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, अगर आपकी ज़रूरत है। एनी हाउ इस एनालिसिस के लिए मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, सो मैं उसको पेस्ट नहीं करने लगा। तो ये चीज़ें थी जो मुझे अपने रिजल्ट्स के अंदर रिपोर्ट करनी थी, मैंने उनको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर लिया। सो होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इससे पहले कि मैं पहले तो इसको भी सेव कर लेंगे हम। इसको नाम उस्मान तारिक सेम रख लेते हैं, क्रिएट। तो ये भी मेरे प्रोजेक्ट के अंदर सेव हो चुका हुआ है। अगर आपको इसको रिपोर्ट करना चाहते हैं एक्सेल के ऊपर तो अगेन जिस तरह पहले सिखाया था एक्सेल को दबा के इसको भी एक्सेल की फॉर्म में सेव कर सकते हैं। अच्छा, फर्ज करते हैं कि हम मॉडल में थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। चेंज हम इस तरह से करना चाहते हैं कि ये तो हमने मॉडरेटर ड्रॉ किया था कि जो मीडिएटर भी था और ऐसे भी मौजूद था। अगर हम मॉडरेटर ड्रॉ करना चाहें कि जो सिर्फ वैसे मौजूद हो, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट को चूज़ करता हूँ, ये मॉडरेटिंग रोल मैं डिलीट करता हूँ, नहीं ये वाला जो रोल है ये भी डिलीट करता हूँ, ये वाला जो रोल है ये भी डिलीट करता हूँ और मैं अब मॉडरेटिंग इफेक्ट देखता हूँ। यानी कि आप कह रहे होंगे कि अच्छा अगर एक वेरिएबल मीडिएटर नहीं है, जिस तरह मॉडरेटर अक्सर होते हैं वो सेपरेट से वेरिएबल होते हैं, तो फिर किस तरह से उसको ड्रॉ करते हैं। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल को चूज़ किया, इसके दरमियान मॉडरेटर है तो यहाँ ड्रॉ कर लिया, अगर वो इसके दरमियान भी मॉडरेटर है यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। तो आप किसी भी तरीके से उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं वापस अपने ओरिजिनल मॉडल की शेप में आ जाता हूँ। ये मेरा ओरिजिनल मॉडल था और आपने जब इसको बैक करेंगे तो आप इसको भी सेव कर लेंगे। यस, अब अगर आप देखें तो मेरे पास जो ये प्रोजेक्ट था ये 3 इसकी फाइल सेव हो चुके हैं। एक मेरे पास ओवरऑल प्रोजेक्ट है, उसके अंदर मेरे पास ये जो मेरे मॉडल की शेप थी वो है, मैंने डबल क्लिक करके मॉडल की शेप आ जाती है।
मैं बैक जाता हूँ। अगर मैं CFA के रिजल्ट देखना चाहता हूँ तो स्मार्ट तारीख CFA पे क्लिक करूँगा, मेरे पास CFA के सारे रिजल्ट्स ओपन हो जाएंगे। और अगर मैं सेम पे क्लिक करता हूँ तो स्मार्ट तारीख सेम के सारे रिजल्ट्स ओपन हो जाते हैं। मैं यहाँ से उनको एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि हमारे पास फाइल्स सेव हो चुकी हैं। ये प्रोजेक्ट आपका सेव हो चुका है किस लोकेशन के अंदर, जो आपने वर्क स्पेस बनाई थी वो किस तरह से बनाई थी आपको बता दिया गया है। तो इस तरीके से हम स्मार्ट PLS के ऊपर सारे का सारा एनालिसिस करते हैं, उनको एक्सेल में ले आते हैं और देन उनको रिपोर्ट करते हैं अपने वर्ड की फाइल के अंदर। होपफुली इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ आई होगी एनालिसिस की। स्मार्ट PLS इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, बहुत डिमांड में है ये, और इसके बेस पे एनालिसिस किया हुआ बड़ा अच्छा होता है। सो इसको ध्यान से कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।